दोस्तों मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके लिए 6 और 7 मार्च 2024 के सभी बिहार करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हूं, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का भी 6 अखबारों का निचोड़ देखेंगे। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है, जिसमें हम लोग पूरे के पूरे 6 अखबारों का निचोड़ देखते हैं, करंट अफेयर्स का, बिहार का भी और नेशनल और इंटरनेशनल का। दोस्तों डेली का पीडीएफ आप हमारे अमित सिविल सर्विसेज टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों देर ना करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए इंपॉर्टेंट वीडियो प्राप्त करने के लिए। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। भारत में जलवायु परिवर्तन के 50 संवेदनशील जिलों में बिहार के कितने जिले शामिल हैं? देखिए दोस्तों, तो 14 जिले शामिल हैं। भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे संवेदनशील माने जाने वाले 50 जिलों में से 14 बिहार में है। यानी दोस्तों जलवायु परिवर्तन जो है इन बिहार के जिलों के कारण बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर प्रदूषण बहुत अधिक है, यहाँ पर जो है पेड़ पौधे कट चुके हैं, हरित आवरण जो है बहुत कम है, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन में असर पड़ रहा है। ठीक है, जलवायु बहुत तेजी से परिवर्तन कर रहा है। तो ये भारत के 50 जिलों में से बिहार के 14 जो है जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील जिले बिहार में पाए जा रहे हैं। इसका खुलासा भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने किया है। जलवायु के हिसाब से देश के 25% संवेदनशील जिलों में बिहार के 31 जिले शामिल हैं। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे संवेदनशील जिलों में बिहार के अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, जमुई, शिवहर, मधेपुरा, पूर्वी चंपारण, लखीसराय, सिवान, सीतामढ़ी, खगड़िया, बक्सर, गोपालगंज और मधुबनी जिले जो है अति संवेदनशील जिले हैं। ठीक है, और सिर्फ संवेदनशील जिलों की बात की जाए तो 31 जिले जो हैं जलवायु के प्रति संवेदनशील हैं, लेकिन अति संवेदनशील जिले 14 हैं। तो इसको ध्यान देना है दोस्तों। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार के किस जिले का रहने वाले मनीष दीक्षित का स्टार्टअप विमानिका एरोस्पेस 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गया है? देखिए दोस्तों, बिहार के पटना के रहने वाले मनीष दीक्षित का स्टार्टअप विमानिका एरोस्पेस 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गया है। विमानिका एरोस्पेस को बिहार स्टार्टअप अवार्ड 2024 में बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का भी पुरस्कार मिला। तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन ये पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो विमानिका एरोस्पेस यार दोस्तों करता क्या, ये देश का पहला स्टार्टअप है जो बैटरी की जगह हाइड्रोजन गैस से ड्रोन संचालन पर रिसर्च कर रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए, यानी जहाँ पर जो है बैटरी नहीं हाइड्रोजन गैस से जो है ड्रोन को संचालित किया जाएगा, उस स्टार्टअप पे यह काम कर रहा है विमानिका एरोस्पेस। ठीक है, इसको बिहार स्टार्टअप अवार्ड 2024 में बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का भी पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे जरूर एग्जाम में, ध्यान रखिए। यह स्टार्टअप ड्रोन टैक्सी पर भी काम कर रहा है। तो याद रखिए विमानिका एरोस्पेस मनीष दीक्षित का स्टार्टअप है, बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर 2024 में पुरस्कार में मिला बिहार में। ठीक है, और यह जो है बैटरी की जगह हाइड्रोजन गैस से ड्रोन संचालन पर रिसर्च कर रही है। 6 मार्च 2024 को बिहार के किस जिले से पीएम मोदी ने यूपी और बिहार के लगभग 12,800 करोड़ की सड़क, गैस और आईटी से जुड़ी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो देखिए दोस्तों, 6 मार्च 2024 को पीएम मोदी पश्चिमी चंपारण यानी बेतिया जिले में आए हैं। बेतिया से पीएम मोदी ने यूपी और बिहार के लगभग 12,800 करोड़ की सड़क, गैस और आईटी से जुड़ी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। बेतिया जो है दोस्तों उसका क्षेत्रफल 5228 स्क्वायर किलोमीटर है। जनसंख्या यहाँ की 39,35,402 है। साक्षरता दर की बात की जाए पश्चिमी चंपारण की तो 55.70% है। यहाँ का लिंग अनुपात 909 है। पश्चिमी चंपारण बिहार के तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत भोजपुरी भाषी जिला है। महात्मा गांधी ने पूर्वी चंपारण से अंग्रेजों के खिलाफ नील आंदोलन से सत्याग्रह की मशाल जलाई थी। उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा से लगा यह क्षेत्र भारत के स्वाधीनता संग्राम के दौरान काफी सक्रिय रहा है। श्री राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर महात्मा गांधी अप्रैल 1917 में मोतिहारी आए और नील की खेती से त्रस्त किसानों को उन्होंने अधिकार दिलाया। तो चंपारण का दोस्तों बहुत बड़ा योगदान है, यहीं से सबसे पहले सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने की। नील आंदोलन से पीड़ित किसानों को बचाने के लिए राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर वह अंग्रेजों और यूरोपियों से भिड़ गए थे।
रीसा किस राज्य का एक आदिवासी पोशाक है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो देखिए दोस्तों, रीसा जो है त्रिपुरा का एक आदिवासी पोशाक है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। भौगोलिक संकेतक मुख्य रूप से किसी उत्पाद को उसके मूल क्षेत्र से जोड़ने के लिए दिया जाता है। वहीं कटक उड़ीसा की प्रसिद्ध चांदी तारकासी को जीआई टैग दिया गया है। उड़ीसा राज्य सहकारी हस्तशिल्प निगम लिमिटेड ने 1 जुलाई 2021 को प्रसिद्ध चांदी तारकासी के लिए जीआई टैग का अनुरोध किया था। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा हैं। त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास है। तो याद रखिए, रीसा जो है एक आदिवासी पोशाक है त्रिपुरा का जिसे जीआई टैग दिया गया है। इसके साथ साथ दोस्तों, उड़ीसा की प्रसिद्ध चांदी तारकासी को भी जीआई टैग मिला है। स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? तो देखिए दोस्तों, स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना हरियाणा हिसार में की गई है। केंद्रीय इस्पात एवं नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार में स्थित स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया है। यह प्रोजेक्ट स्टेनलेस स्टील उद्योग के लिए ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट और रूफटॉप फ्लोटिंग सोलर के साथ दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा। ठीक है, तो याद रखिए, स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना हिसार में की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। आईपीएल 2024 से पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने किसी अपना नया कप्तान बनाया। तो दोस्तों, पैट कमिंस को आईपीएल 2024 में पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने पैट कमिंस को अपनी टीम का नया कप्तान बनाया है। कमिंस ने एडम मार्क्रम का स्थान लिया है। कमिंस को हैदराबाद ने आईपीएल 2024 के लिए हुए मिनी ऑक्शन में 20.50 करोड़ रुपए में खरीदा था। कमिंस आईपीएल इतिहास में बिकने वाले दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे, जबकि सबसे महंगे खिलाड़ी जो है वो मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के बने थे। एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में बसंतपुर के निकट सतलुज नदी पर 4 मार्च से 9 मार्च 2024 तक आयोजित होने वाले एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है। इस चैंपियनशिप में नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ईरान, इराक, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और इंडोनेशिया कि 20 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टीमें भाग ले रही हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल है। तो याद रखिए दोस्तों, एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन हिमाचल प्रदेश के शिमला में आयोजित किया जा रहा है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया? तो पश्चिम बंगाल में। पीएम मोदी ने कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है। इसका निर्माण कोलकाता में हुगली नदी पर किया गया है। ये अंडर वाटर मेट्रो टनल शहर के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का हिस्सा है। कोलकाता मेट्रो के इस फेज के शुरू होने से हावड़ा देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बन गया है, जो सतह से 32 से 33 मीटर नीचे स्थित है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस हैं। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में किया है, जो युवा खेल प्रतिभाओं के लिए एक शानदार मंच है। इस अवसर पर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। दोस्तों, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा स्थापित भारत की पहली स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किया है। इस प्लांट को मध्य प्रदेश में विजयपुर एलपीजी प्लांट में स्थापित किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने 17 राज्यों में 201 सीएनजी स्टेशनों का उद्घाटन भी किया।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल है। एनएलसी इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ। एनएलसी इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 600 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। खावड़ा सोलर पार्क में प्रस्तावित 600 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना अभी तक की एनएलसीआईएल द्वारा विकसित सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना होगी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी और एनटीपीसी के सहयोग से 8,624 करोड़ रुपए की लागत से अनपरा में 800 मेगावाट की 2 यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसले किए गए हैं। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 5 वर्षों के लिए निर्धारित की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो झारखंड सरकार ने। दोस्तों झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पुनर्विवाह करने वाली विधवा को 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। हाल ही में झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1.28 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हैं। झारखंड सरकार ने हाल ही में बिहार की तर्ज पर जातिगत गणना कराने का भी निर्णय लिया है। झारखंड सरकार ने इसके साथ साथ 50 और उससे अधिक उम्र के जो वृद्धावस्था को 50 और उससे अधिक उम्र के लोगों को वृद्धावस्था का पेंशन पाने के लिए हकदार मान लिया है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो शहबाज नदीम ने। दोस्तों भारतीय क्रिकेट और बाएं हाथ के स्पिनर शहबाज नदीम ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। 24 वर्षीय नदीम का लक्ष्य अब दुनिया भर की T20 लीग में खेलना है। उन्होंने 2 टेस्टों में 8 विकेट लिए, जिनमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 18 रन देकर 2 विकेट था। नदीम आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर हैदराबाद और लखनऊ सुपर जॉयंट्स के लिए खेले हैं। बीसीसीआई प्रमुख भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रमुख रोजर बिन्नी हैं। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार घोषित करने वाला पहला देश कौन बना है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। पहला जहां जुड़ गया वो इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों। तो फ्रांस बना है दोस्तों। महिलाओं को गर्भपात, इंग्लिश में अबॉर्शन, का संवैधानिक अधिकार देने वाला फ्रांस विश्व का पहला देश बन गया है। गर्भपात आप समझते हैं दोस्तों, बच्चों को मतलब अल्ट्रासाउंड करके बच्चों को पेट में ही मार देना दोस्तों, उसको अबॉर्शन बोला जाता है। चाहे किसी कारणवश अगर माता नहीं चाहती है कि बच्चा हो, चाहे कोई बहुत सारा प्रॉब्लम है, लोग बहुत सारी परेशानियों में अबॉर्शन करवाते हैं, तो महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने वाला फ्रांस विश्व का पहला देश बन गया है। फ्रांस के संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल किया गया है। मतदान के बाद फ्रांस अपने मूल कानून में गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए स्पष्ट सुरक्षा प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं और प्रधानमंत्री गैब्रियल अत्तल हैं। ये यूरोपीय संघ का सदस्य और इसकी राजधानी पेरिस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से फ्रांस यूरोपीय महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। यहाँ की भाषा फ्रेंच और करेंसी यूरो है। प्लेटफॉर्म चक्षु को भारत के किस विभाग ने लॉन्च किया है? तो दूरसंचार विभाग ने। दोस्तों दूरसंचार विभाग ने 4 मार्च को टेलीकॉम यूजर्स के लिए धोखाधड़ी या स्पैम कॉल करने वालों की रिपोर्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चक्षु लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य नागरिकों को संदिग्ध और फ्रॉड कम्युनिकेशन की सक्रिय रूप से रिपोर्ट करने की अनुमति देना है। यह प्लेटफॉर्म यूजर को बैंक अकाउंट, पेमेंट वॉलेट, सिम, गैस कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, केवाईसी अपडेट, एक्सपायरी, डीएक्टिवेशन, गवर्नमेंट ऑफिसर के रूप में भेस बदलने और सेक्सटॉर्शन से संबंधित स्कैम की रिपोर्ट करने की अनुमति देगा।
इसके साथ साथ एक डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया। यह टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जारी करने वाला अथॉरिटी आदि के लिए एक नॉन पब्लिक डेटा शेयरिंग रिसोर्स के रूप में काम करेगा। एक अतिरिक्त सिटीजन सेंट्रिक सुविधा भी है जो कि पहले से संचार साथी पोर्टल पर उपलब्ध है। केंद्रीय संचार, रेल और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अभी अश्वनी वैष्णव हैं। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री श्री देवसिंह चौहान हैं। किस देश में पहले जेट सूट रेस का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात में दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन किया गया है। इसमें पायलट्स ने आयरन मैन जैसा सूट पहनकर रेस लगाई है। यूनाइटेड किंगडम के 22 साल के जेट सूट पायलट इक्सा कल्फान इस रेस के विजेता रहे। ये उड़ने का सपना पूरा होने जैसा है, बस सूट पहनो और फिर जहां आपकी मर्जी वहां पहुंच जाओ। दुबई के मरीना बीच पर हुई इस रेस में पायलट्स 1500 हॉर्स पावर का सूट पहने हुए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी दुबई अबू धाबी है। राष्ट्रपति यहाँ के मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान हैं। प्रधानमंत्री यहाँ के मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम हैं। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा की है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने दोस्तों, ठीक है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने 4 मार्च 2024 को इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा की है। योजना के तहत राज्य सरकार अगले वित्त वर्ष से 18 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह देगी। राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है, जिससे राज्य के 1.36 लाख कर्मचारियों को फायदा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। यह उत्तर पश्चिमी भारत में स्थित एक राज्य है। इसकी राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ बर्फीले पहाड़ों का प्रांत है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 मार्च 2024 को प्रदेश की युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत योगी सरकार का लक्ष्य हर साल 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त लोन देकर 1 लाख युवा उद्यमियों को तैयार करना है। यह पहल न सिर्फ उद्यमिता को बढ़ावा देगी बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करेगी। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी थी। वहीं राज्य एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। यानी उत्तर प्रदेश की। राज्य की वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 6 मार्च को किस गेम्स के एथलीट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी के योग्य घोषित किया है? तो खेलो इंडिया गेम्स के खिलाड़ियों को दोस्तों केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार यानी 6 मार्च 2024 को खेलो इंडिया गेम्स के एथलीट खिलाड़ियों को एक बड़ी सौगात दी है। उन्होंने घोषणा किया कि खेलो इंडिया के एथलीट खिलाड़ी अब सरकारी नौकरी के योग्य होंगे। खेलो इंडिया गेम्स के एथलीट खिलाड़ी पहले सरकारी नौकरी के योग्य नहीं थे। इन नौकरियों के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, पैरा गेम्स और विंटर इंडिया गेम्स के पदक का पात्र होंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 29 फरवरी 2024 को संपन्न हुआ। इसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 32 स्वर्ण, 18 रजत और 21 कांस्य पदक के साथ कुल 71 पदक जीतकर ट्रॉफी हासिल की। वहीं भारतीय सेना लद्दाख में आयोजित खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के चौथे संस्करण की समग्र विजेता बनकर उभरी है। खेलो इंडिया को भारत सरकार ने साल 2017 में जमीनी स्तर पर बच्चों के साथ जुड़कर भारत में खेल की भावना को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया था। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों एस चोकलिंगम को। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में आईएएस अधिकारी एस चोकलिंगम को महाराष्ट्र का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। महाराष्ट्र कैडर के 1996 बैच का इस अधिकारी चोकलिंगम को मौजूदा एसएम देशपांडे के स्थान पर राज्य के सीईओ के रूप में नामित किया गया है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान निधि योजना लागू की है? तो दोस्तों दिल्ली सरकार ने। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी मार्लेना ने दिल्ली विधानसभा में सोमवार को वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये की सम्मान राशि दिए जाने का ऐलान करते हुए इसे बजट का सबसे क्रांतिकारी फैसला बताया है।
उन्होंने इसका नाम मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना बताया है। इस योजना का हकदार 18 वर्ष से ऊपर की वो सभी महिलाएं होंगी जिनका वोटर आईडी कार्ड दिल्ली का है। इसके साथ ही योजना का लाभ लेने के लिए कुछ और भी शर्तें हैं। इसके तहत उसी महिला को 1,000 रुपये प्रति माह मिलेगा जिसे कोई और पेंशन का लाभ नहीं मिलता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना हैं। प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों प्रदीप महाजन को, डॉक्टर प्रदीप महाजन को प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान पुनर्योजी चिकित्सा को आगे बढ़ाने, दुनिया भर में रोगियों की नई आशा और नवीन उपचार प्रदान करने में उनके अग्रणी प्रयासों और पर्याप्त प्रभाव का प्रमाण है। तो दोस्तों यह रहा 6 से 7 मार्च 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। तो दोस्तों ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप डेली, मंथली, ईयरली पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आज के लिए आपको अलविदा कहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ठीक है दोस्तों, चलते हैं।